हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। हम आज आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ख़त्म कर देंगे एंड देन आई थिंक विद इन 3 to 4 वीडियोज़ विल कंप्लीट दिस चैप्टर अलॉन्ग विद ऑल द इंटेक्स क्वेश्चंस एंड द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, so without any further delay, let's start. Okay, so chemical reaction and equation. So before starting with the chemical reaction and equation, मैं ऐसा मान रही हूँ कि आप लोग को जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज द फिजिकल चेंज, द केमिकल चेंज के बारे में आपको पता है। जैसे हम अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे फिजिकल चेंज इज व्हाट। फिजिकल चेंज आपका क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहां पर आपका कॉम्पोजिशन, जो कंपोजिशन है पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो चेंज नहीं होता है। एंड केमिकल चेंज क्या होता था? केमिकल चेंज वो होता था जहां पर हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते थे फिजिकल एंड केमिकल चेंज में। हमने केमिकल चेंज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमें ये भी पता चलता था जब केमिकल चेंज हो रहा है, ओके, हम बोलते थे अच्छा यहाँ पर तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। व्हाट एवर हम जो सीखते थे कि वो केमिकल चेंज हो रहा है एंड उस केमिकल चेंज को कैसे कॉपी पेन और पेपर पे लिखना है विद द हेल्प ऑफ पेन और पेपर, आप कैसे उसको जो आप देख रहे हो उसको आप लिख सकते हो, वही चीज़ हम आपके इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लाइन, मैं आपको एनसीईआरटी के डिटेल एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगी अलॉन्ग विद the notes, everything. Okay, so first we'll complete the NCERT in detail and then I'll be uploading the notes also. Okay, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है जस्ट डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ओके, जैसे हमने बहुत सारी चीजें अपने डे टू डे लाइफ में देख रखी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मिल्क जो होता है, आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दो तो वो कर्ड में बन जाएगा। कुछ टाइम के बाद छोड़ दोगे तो आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कुछ टाइप के कि क्या होगा। ऑब्वियसली वो कर्ड में बन जाएगा, और अगर आप उसको कंटिन्यू बहुत देर तक रख देते तो वो स्मेल करने लगेगा, वो पूरा फॉर्मेंट होके पूरा खराब हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आप उसको वो अलग से सॉर एकदम बहुत गंदा सा टेस्ट करने लगेगा, राइट। बेसिकली ये हो क्यों रहा है? यहाँ पर जो हो रहा है आपका केमिकल चेंज इन्वॉल्व है, राइट। मीन्स अगर आपका केमिकल चेंज इन्वॉल्व है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हो रहा होगा। सिमिलर वे ये सारी चीजें आपने अपने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखी होंगी। जब कोई हम आयरन तवा या फिर पेन जो भी हम यूज करते हैं, या फिर नेल जो कील होती है, वो सारी चीजों को अगर हम ह्यूमिड ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर जो एयर है हमारी, जो उस एयर में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, उसको बोलते हैं ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये ह्यूमिड का मतलब यही होता है कि आपकी जो एयर है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, राइट। वाटर वेपर जो वेपर्स हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, दैट इज व्हाट अ ह्यूमिड मीन्स, राइट। तो अगर आप उसमें रख दोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वहां पर आयरन नेल में रस्टिंग डेवलप हो गई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट वाटर प्रेजेंट इन द ह्यूमिड एयर, राइट। नाउ ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। आप बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जब ग्रेप्स को फर्मेंट करते हैं तो हम बहुत सारे वाइन्स बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, राइट। बेसिकली ग्रेप्स में क्या होता है, आपका शुगर होता है, जो शुगर कन्वर्टेड होकर आपका अल्कोहल में बन जाता है, राइट। दैट इज ऑल बेसिकली जो आपका जो उनका केमिकल कॉम्पोजिशन था पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो चेंज होकर दूसरा कॉम्पोजिशन बन जा रहा है, राइट। यहाँ पर आपका केमिकल चेंज हो रहा है। इवन जब खाना पकता है तो भी, जब खाना हम नॉर्मल सब्जियां काटते हैं उसके बाद उसको पका देते हैं, तो क्या आप वो सब्जियों को वापस से पहले वाली सब्जियों में कन्वर्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, राइट। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि केमिकल चेंजेस आपका रिवर्स बैक नहीं हो पाते। इवन फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। जो फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया है, क्या आपको उसको पहले जैसा फूड बना सकते हो जो आपने पहले खाया था? नहीं। सारे आंसर्स का, सारे जो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सबका आंसर सबका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। एंड केमिकल चेंज जब होता है तो वो एक इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये था आपका बेसिक जो नॉलेज थी। एंड इवन व्हेन वी रेस्पायर का मतलब होता है जो हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम रिवर्स प्रोसेस तो नहीं कर सकते ना। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट अ केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस इज ऑल आर केमिकल प्रोसेसेस। अब ये केमिकल रिएक्शन जो हम देखते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपका, उसी को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। नाउ we'll start with the very first activity of your chapter, that is the activity of magnesium ribbon. अब आप में से बहुत लोगों ने अगर क्लास 9th में लैब वगैरह गए होंगे तो ये देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन होता क्या है। बेसिकली ऐसा सर्कुलर शेप का कुछ दिखता है, उसको प्लास्टिक के कवर में
पैक करके रखते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा रिबन निकाल निकाल के यूज करते हैं, आपके टीचर्स वगैरह यूज करते होंगे, राइट। सो मैग्नीशियम रिबन काइंड ऑफ ब्राउन कलर का बोल सकते हैं आप, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटी है इसमें आपका क्या बोल के रखा है, इसमें बोल के रखा है वी हैव टू टेक अ मैग्नीशियम रिबन, हमको मैग्नीशियम रिबन को लेना है। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके लैब में बर्नर होता है, राइट, काइंड ऑफ दिस इज बर्नर, ओके। बर्नर में से फ्लेम निकल रहा होगा। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ब्रिंग अ मैग्नीशियम रिबन। आप यहाँ से मैग्नीशियम रिबन को काटोगे और यहाँ पे उसको एक विद द हेल्प ऑफ अ टोंग आप इसको पकड़ लोगे। एक अपैरेटस होता है जिससे आप पकड़ सको, उसको बोलते हैं टोंग। विद द हेल्प ऑफ अ टोंग आप उसको पकड़ोगे एंड बिफोर यू आर सब्जेक्टिंग दिस टू हीट, जब आप इसको हीट करने से पहले आप क्या करोगे, ये जो आपने लिया है पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसको बहुत अच्छे से क्या कर लोगे, स्क्रैच कर लोगे, ठीक है, मतलब रब कर लोगे, एकदम अच्छे से साफ कर लोगे। ये ऐसा करना क्यों जरूरी है मैं आपको अभी बता देती हूँ। क्योंकि जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम आपका जो एयर के साथ, एयर में जो आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या करता है, बहुत रिएक्ट करता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई रहती है। इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ी रहेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। सो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले से उस पर चढ़ी है, उसके बाद आप इसको क्या करो, सब्जेक्ट करो हीट से, मतलब फ्लेम से। तो फ्लेम भी जो आपका है वो बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये जो क्या है, हमारा जो रिजल्ट आएगा उस चीज को ये आपका हिंडर कर देता है, ठीक है। दैट्स वाई व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट और दिस एक्टिविटी वी हैव टू क्लीन दी मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये आपको इतना पता चल गया। अब क्या करना है, आप इसको जब क्लीन करके इसके बाद हीट करोगे तो आप देखोगे कि ये जो बर्न होगा मैग्नीशियम रिबन विद अ वाइटिश काइंड ऑफ फ्लेम, मतलब थोड़ा सा डिजलिंग काइंड ऑफ स्पार्क टाइप आएगा और वो आपका बर्न होगा, ठीक है। बर्न होके अगर आप यहां पर एक वॉच ग्लास लगा दो तो ये जो फ्लेम में से डिजल हो के ये पाउडर फॉर्म में इस वॉच ग्लास में नीचे गिरता रहेगा। जो ये पाउडर इकट्ठा हुआ, ये जो व्हाइट कलर का पाउडर इकट्ठा होगा, इस व्हाइट कलर के पाउडर को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज बेसिकली नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली हम इस एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे हैं, हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। और एयर में क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन होता है। तो कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है। तो हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड उसमें से क्या नहीं मिल रहा है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, जिसको हम वॉच क्लास में कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग इन दिस एक्टिविटी। आई थिंक आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज सी, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन बता दी है वही सारी एक्सप्लेनेशन यहां पर भी लिखी हुई है कि क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या होगा। सो वही सारी एक्सप्लेनेशन, सी आई एम नॉट स्किपिंग अ सिंगल लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज दी take lead nitrate solution in a test tube add potassium iodide solution to this. What do you observe? So आपको ये एक एक्टिविटी करके दे रखी है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड उसमें हमको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? सो बेसिकली नाउ आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस फॉर्मूला, क्योंकि अगर मैं अभी आपको फॉर्मूला बता दूंगी, आई नो आपने ये क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी चीज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे उसकी वैलेंसी का पता लगाते हैं, ये सारी चीजें पता आपको होगा। बट जब भी हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो हमारे जो ड्यूरेशन होता है टाइम का वो बहुत ही कम होता है, हम उसमें बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सो आई टेक अ क्लास फॉर दिस कि मैं आपको फिर से समझा दूंगी कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं एंड कैसे किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। सो बेसिकली अभी मैं इस एक्टिविटी को समझाती हूँ। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आप लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रहे हो। लेड नाइट्रेट इज बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड। तो मैं आपको बता दूं, ये लेड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज Pb, इससे डिनोट करते हैं लेड को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट इज NO3 और लेड की वैलेंसी होती है 4, तो हम 2, तो हम यहां पर ये इसका कुछ फॉर्मूला होता है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब आपको इसका सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। आपको इसका सॉल्यूशन लेना है एंड उसमें आपको क्या डालना है, उसमें आपको डालना है पोटेशियम आयोडाइड। मतलब पोटेशियम, यू नो द सिंबल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम आपका K से डिनोट करते हैं और आयोडाइड इसकी आई, ठीक है। सिंस द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इज 1 एंड आयोडीन की वैलेंसी भी उसके काउंटर में -1 होती है, इसलिए ये द फॉर्मूला इज Ki, नॉट लाइक K2 और I2 Ki2, ऐसा नहीं है।
तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये क्या है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है आपका, यहाँ पर लेड नाइट्रेट आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो इससे बनता क्या है, इससे बनता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनता है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। एंड आपका बनता है लेड आयोडाइड। क्या बनता है, लेड आयोडाइड। सो बेसिकली जो ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये तो आपका वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, ठीक है, सॉल्युबल होता है। बट आपका जो ये है दैट इज द लेड आयोडाइड, ये आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये आपका एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब जो कि अच्छे से पानी में डिसॉल्व ना हो, थोड़े गोटे गोटे टाइप रह जाएं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। सो बेसिकली ये क्या होता है, आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। सो आपको एक्टिविटी में बस इतना ही पूछा था, हम अभी इसको बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि ये एक तरह का आपका रिएक्शन है। जब हम केमिकल रिएक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बिकॉज आपकी एक्टिविटी में इसका जिक्र कर रखा था तो मैंने आपको भी बता दिया। सो क्या होता है, आपको क्वेश्चन में एक्टिविटी में पूछ के रखा था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो वी ऑब्जर्व येलो पीपीटी। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने येलो प्रेसिपिटेट, ये पीपीटी बार बार मैं बोल रही हूं, इसका मतलब है प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर विद यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द एक्टिविटी नंबर 1.3, ठीक है। आप इस चैप्टर के सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगी। सो जस्ट नाउ अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन और ईच एंड एवरी एक्टिविटी क्या बोल रही है, ठीक है। नाउ दिस एक्टिविटी इज अबाउट द जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक आपको पता है जैसे कि आपका एक मेटल है, आपको जिंक ग्रैन्यूल्स कुछ सिल्वर कलर का दिखता है, ऐसा सा कुछ शेप होता है जिंक का अलग अलग। हम उसको क्या करेंगे, हम मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, जिंक के ग्रैन्यूल्स को डाल दिया, ठीक है। अब इस जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हमने डाल दिया है, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल दिया, अब हम इसमें कोई भी एसिड डालते हैं। मान लो हमने डाल दिया इसमें, आप कोई भी एसिड डाल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपकी बुक में लिख के रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नथिंग बट HCl। क्या होता है, HCl। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज नथिंग बट H2SO4। तो ये दो चीज आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाएगा तो मतलब समझ जाना है कि HCl की बात हो रही है, एंड जब भी सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाएगा तो एक चीज समझ जानी है कि आपकी H2SO4 की बात हो रही है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एसिड लो और इसमें डाल दो। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, मैं आपको बताऊंगी। आप जैसे ही इसमें एसिड डालोगे, आप देखोगे जो जैसे हमने डाला, यहां पर थोड़े थोड़े क्या होने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे, ठीक है, बबल्स आने लगेंगे और एक आपकी कलरलेस गैस निकलेगी, ठीक है, आपको पता चलेगा, दिखते हुए दिखेगा, कलरलेस गैस निकलेगी जिसकी स्मेल कोई भी नहीं, कुछ भी स्मेल नहीं होगी, मतलब जो कि आपका ऑर्डरलेस होगा, ठीक है, ऑर्डरलेस होगा, कलरलेस आपकी गैस निकलेगी। सो बेसिकली वो जो गैस है वो है क्या, ठीक है, मैं आपको बस एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रही हूं। अभी हम ये सारी चीजों को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रही हूं। सो बेसिकली हो क्या रहा है, हम ले रहे हैं जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स में हम एसिड डाल रहे हैं। मान लो आपने डाल दिया HCl, ठीक है, और आपने HCl डाला तो ये क्या बनेगा, बेसिकली ये बनेगा आपका जिंक क्लोराइड, और आपकी जो गैस निकल रही है दैट इज नन अदर देन हाइड्रोजन। नाउ सो मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट दिस इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। विल गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सो बेसिकली जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता है तो जिंक क्लोराइड बनता है, एंड जो आपकी गैस निकलती है दैट गैस इज नथिंग बट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वही हाइड्रोजन गैस जो हमको जब निकलते हुए दिखती है बबल्स के फॉर्म में, एंड वो कलरलेस, एंड उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, ठीक है। सेम वे अगर आप जिंक का रिएक्शन कराते हो, मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स में आप क्या डालते हो, आप डालते हो सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है आपका बनता है जिंक सल्फेट, ठीक है, आपका जिंक सल्फेट बनता है, एंड जो गैस इवॉल्व होती है वो आपकी होती है हाइड्रोजन गैस। तो आपको इस एक्टिविटी में इतनी ही बात पूछ के रखी थी कि क्या होगा, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल के पास बबल्स निकलने लगेंगे, एंड एक हमको ऑर्डरलेस गैस मिलेगी दैट इज द हाइड्रोजन गैस। नाउ टच द कॉनिकल फ्लास्क और द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। हमको क्या करना है, अगर हमने ये टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कैरी किया है, आप इसको थोड़ा सा टच करोगे तो आप फील करोगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है वो काफी गर्म हो गया है। तो जब भी कोई चीज गर्म हो जाए, मतलब यहां पर एक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। दैट रिएक्शन इज बेसिकली नथिंग बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका वो रिएक्शन होता है जहां पर हीट रिलीज होती है,
क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट जो आपकी एक्टिविटी में बोल के रखा है वो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो क्या होगा, जब हम टच करेंगे कोनिकल फ्लास्क को तो क्या होगा, आपका टेस्ट ट्यूब गर्म, आपको थोड़ा थोड़ा गर्म फील होगा, ठीक है। सो लिखा है, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? यस, देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर विल राइजेस अप। ओके, नाउ हमने ये सारी एक्टिविटी समझ ली आपकी, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीजों से हमको एक चीज तो पता चल गई कि जब भी आपका ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा। या तो आपका स्टेट में चेंज हो जाएगा, मतलब अगर मान लो आपका लिक्विड था, लिक्विड से आपका सॉलिड बन जाएगा, या तो आपका चेंज हो जाएगा कलर में, ठीक है, मतलब आपका कुछ और चेंज हो रहा था, मतलब पहले कोई और कलर था और आपका उसके बाद कुछ और हो गया कलर में चेंज। तीसरी चीज, आपका एवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी हो सकती है, मतलब सो येस, दैट्स व्हाट हैपन व्हेन इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस। सो जो आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस है वो भी आपका एक तरह का केमिकल चेंज है, बिकॉज अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी समझी जिसमें आपका जिंक ग्रैन्यूल्स में आपने जब एसिड डाला था तो आपका हाइड्रोजन गैस निकला था। सो हाइड्रोजन गैस वो गैस है जो इवॉल्व हो रही है, राइट। इन द सेम वे चेंज इन टेम्परेचर, उसी कंटेनर में, उसी मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने देखा था, जब हमने टेस्ट ट्यूब को टच किया था तो क्या हो रहा था, हमको जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो हमने कहा था यस देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर। सो बेस्ड ऑन दीज ऑल दी 4 पॉइंट्स हम बोल सकते हैं जब भी ऐसे कोई चेंजेस हो तो वो हमारा होता है केमिकल चेंजेस, राइट। सो ये सारे हो गए आपके केमिकल चेंजेस। और जब ऐसे चेंजेस होते हैं सिस्टम में तो क्या होता है, हमारा वो ब्रिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन को। नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ केमिकल चेंज, वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। नाउ हमको ये समझना है कि जो आप केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, बाय अ इक्वेशन, बाय अ सिंपल इक्वेशन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, जैसे आप उसको देख रहे हो, जैसे आप उसको समझ रहे हो। सो दैट्स व्हाट अ केमिकल इक्वेशन इज। जो चीज आप देख रहे हो और समझ रहे हो, एक केमिकल चेंज प्रोसेस को आप समझ रहे हो, उसको जब आप एक रिएक्शन और एक इक्वेशन में लिख दो, उसको ही बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। अब जो ये आपका केमिकल इक्वेशन लिखने का प्रोसेस है, ये आपका 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी जो आपका केमिकल रिएक्शन लिखने का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, मान लो जैसे हमारा जो होता है केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। सो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट, जब हम जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हम उसको बोलते हैं आपका केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। दी नंबर 1 इज दी वर्ड इक्वेशन, मतलब जब आप केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिखो। और जो दूसरा होता है, आपके बुक में इस तरह से डिवाइड करके नहीं बताया हुआ, बट आई विल टेल यू ताकि इससे आपका क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। और दूसरा होता है आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ओके, सो नाउ दिस वर्ड इक्वेशन क्या है? वर्ड इक्वेशन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर। वर्ड इक्वेशन मतलब मान लो आपने कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे और वो हमें दे रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो इस रिएक्शन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उस इक्वेशन को, जो रिएक्शन हुई है, उसको हम पहले वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। वर्ड एज द नेम सजेस्टेड, कि वर्ड का मतलब, जैसे मान लो आपको पता है मैग्नीशियम इज अ, आपका क्या मेटल है। अब मैग्नीशियम का नाम होता है, कुछ ऐसी स्पेलिंग होती है, ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं हम उसको? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। और वो हमारा क्या दे रहा है? वो हमारा दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही दे रहा है हमको। तो बेसिकली ये जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐसे इक्वेशन लिखते हैं तो जो भी चीज, 2 चीज जो आपस में कंबाइन करके न्यू चीज बना रही होती हैं, उन दोनों को, जो दोनों कंबाइन कर रही है, बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडिशन का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना क्या रही है? प्रोडक्ट। सो जो बन रहा है उसको हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली इज समथिंग लाइक ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, मान लो आपका सी हो रहा है या ए बी हो रहा है, ठीक है। तो इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, ये जो सिंबल है ये बेसिकली आपका इक्वल्स टू ही होता है, बट विद अ एरो साइन। इस एरो साइन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़कर
ये बना रहे हैं, या फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बना रहे हैं। अब इसमें एक चीज और समझनी है, जब भी आपके दो चीजें आपस में मिलकर एक चीज बनाती है तो जो ये चीजें कंबाइन करके रिएक्शन कर रही हैं, इनको बोला जाता है आपका रिएक्टेंट्स। और जो चीज बन रही होती है, मतलब जो न्यू चीज बन रही होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और यू कैन से, आप ऐसे भी बता सकते हो कि इस एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट साइड में होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट अ रिएक्टेंट एंड दिस इज व्हाट अ प्रोडक्ट। सो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन इसका यही था कि मैग्नीशियम और प्लस का मतलब कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन के साथ और बना के रही है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज अ परफेक्ट आपका वर्ड इक्वेशन हो गया। ना वर्ड इक्वेशन हर बार हम इस तरह से लिखना हमको बहुत लंबा पड़ जाएगा, राइट? हर बार तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। सो केमिस्ट्री में हम इसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिखते हैं। नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म? मॉलिक्यूलर फॉर्म समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स जानकारी दे दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, एंड व्हाट इज एन एलिमेंट, एंड व्हाट इज अ कंपाउंड। अब आपने ये सारी चीजें अपने पहले से मतलब क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे होंगे आप, बट ये बहुत सारी चीजें बहुत लोगों की क्लियर नहीं होती हैं कि व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड क्या होता है। तो मान लो मैंने कहा कि आपका ऑक्सीजन है, तो मैंने लिख दिया O। मैंने बोला आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, तो आपने लिख दिया Mg। जब मैंने ये ऑक्सीजन लिखा, ये क्या है, ये बेसिकली सिर्फ एक ऑक्सीजन लिखा, मतलब ये जो एक है ये आपका ऑक्सीजन का एटम है। सबको पता है एटम इज व्हाट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो हमने बोला ये ऑक्सीजन का एटम है। जब यही ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, हमने कहा था ना ये कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करके आपका O2 बना रहा है या फिर O2 बना रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। यहाँ पर दो ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं, दो ऑक्सीजन के एटम मिलके ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नाउ अब मान लो आपका ये मैग्नीशियम का क्या है, ये आपका एटम है, राइट? और ये आपका ऑक्सीजन का एटम है। ये मैग्नीशियम का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं ये भी क्या है, ये भी आपका मॉलिक्यूल है, राइट? दोनों मॉलिक्यूल है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल? सो अब आएगा हमारा एलिमेंट और कंपाउंड का डेफिनेशन। जैसे जब हमारे सिमिलर एटम से मिलकर आपका मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एंड जब आपके डिफरेंट एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पाउंड, ठीक है, कॉम्पाउंड। तो आई थिंक ये चीज इतनी आपकी क्लियर हो गई होगी। नाउ विल मूव इनटू द मॉलिक्यूलर इक्वेशन। हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन को देखते हैं कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन होती क्या है। मॉलिक्यूलर आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलर इक्वेशन में मतलब आप जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिख रहे थे उसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने ये आपका लिखा था मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो वी नो द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम दैट इज Mg। और एक और चीज, ऑक्सीजन का सिंबल हमको पता है O होता है। एक और चीज जानने वाली है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कभी भी O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो इट विल रिएक्ट विद, मैंने क्या बोला था, इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न हो रहा है, तो एयर में तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये आपका बनाएगा क्या, MgO, राइट? ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका MgO। सो मतलब मैग्नीशियम का एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराकर ये कंपाउंड बना रहा है दैट इज दी MgO। ये चीजें समझ में आ गई होंगी अब आपका। सो बेसिकली ये हमारी वर्ड इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा molecular equation. So chemical equation can be written in two forms, that is the word equation and the molecular equation. Now moving further, हम ये देखते हैं कि जो molecular equation है, यहाँ पर जो आपके reactant side में कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं। रिएक्टेंट साइड में आपके जो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो है मैग्नीशियम और है आपका ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में भी आपके कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्ट साइड में आपके जो एटम्स इन्वॉल्व हैं दैट इज द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अगेन। सो आपको चेक करना है कि यहाँ पर मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट में जो भी आपके एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम बराबर हैं क्या
प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके नंबर से। अगर ऐसा है तो क्या है, तो वो इक्वेशन हम बोलेंगे उसको बैलेंस्ड। क्या बोलेंगे उसको हम? बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। मान लो आपके नंबर ऑफ एटम, मतलब मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम आपका बैलेंस है ना। ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट की साइड में एंड प्रोडक्ट की साइड में बराबर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दोनों एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट है सब बराबर हो गए, तो आपकी वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी ना। इसमें आपको एक चीज देखनी है, दैट इज कि आपका यहां पर जो मैग्नीशियम है एंड ये आपका O2 है और ये आपका बना रहा है MgO। तो आप देखो यहां पर आपका मैग्नीशियम एक है, यहां पर आपका मैग्नीशियम का एटम एक है, पर ऑक्सीजन के तो 2 एटम है, यहां पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है। मतलब ये जो रिएक्शन और ये जो केमिकल इक्वेशन है, दिस केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। मतलब ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। दिस केमिकल इक्वेशन इज नॉट एट ऑल बैलेंस्ड। सो हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कैसे करते हैं वो भी सीखना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9th में ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या पढ़ा होगा आपने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या होता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। मतलब जो मास है वो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब आपने जितने मास ऑफ रिएक्टेंट के साथ स्टार्ट किया था, मतलब जितने मास ऑफ रिएक्टेंट के साथ स्टार्ट किया था उतना ही आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपका बराबर होना चाहिए एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, एज पर दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब रिएक्टेंट में होते क्या है? रिएक्टेंट में होते हैं एटम्स, राइट। तो इसीलिए हम इस डेफिनेशन को ऐसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट, और यू कैन से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट। यही होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन द रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू देयर नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, राइट। मतलब जितने आपके एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में उनका वो बराबर होंगे जो भी आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। मतलब मैग्नीशियम ले लो तो मैग्नीशियम का भी बराबर क्वांटिटी होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की भी बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतना था हमारा कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बट वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक दैट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा? हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने पहले ही नाम लिख दिया, मैं आपकी बुक के हिसाब से बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, सो यू विल लर्न इन अ वेरी इजी वे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड बेसिकली आप कुछ हिट करोगे और ट्राई करोगे कि हाँ बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूले से भी करना सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ लिटिल मैथमेटिक्स। आई विल टेल यू कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फॉर्मेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो आपकी बुक का ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मान लो आपका जिंक है और आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलकर मतलब कंबाइन करके बना रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यही निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी आपकी, राइट। तो ये हो रहा है। नाउ दिस इज अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ये आपकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, आप इसको ये आपकी वर्ड इक्वेशन है, इसको आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन में लिख सकते हो। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ जिंक दैट इज Zn, वी नो द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। नाउ जिंक क्या है? जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन को तो हमको पता ही है H2। अगेन दिस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज H2। नाउ वी हैव टू चेक कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो मैं आपकी बुक में कुछ एक टेबल टाइप बना के रखा है, मैं आपको इससे भी इजी तरीके से समझाऊंगी। आप क्या करो, आप देखो कि आपने ये रिएक्शन लिख दी, Zn प्लस H2SO4, ये दे रहा है आपका ZnSO4 प्लस H2। आपको दोनों साइड में पहले क्या करना है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है,
ये आपका प्रोडक्ट साइड है, यहां पर लिख दो रिएक्टेंट और यहां पर लिख दो प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट साइड में आपको देखने हैं कितने एटम इन्वॉल्व हैं। रिएक्टेंट साइड में आपका जिंक प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस SO4, ये SO4 है, ये ऐसा नहीं है कि ये SO कोई एलिमेंट है, नहीं है, ये S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। तो हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले जिंक प्रेजेंट है हमारा, दूसरा हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीसरा हमारा क्या प्रेजेंट है, तीसरा हमारा सल्फर प्रेजेंट है, चौथा हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाउ विल सी कि जिंक हमारा कितना प्रेजेंट है। तो जिंक हमारा कितना प्रेजेंट है, एक जिंक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2। सल्फर कितने प्रेजेंट है, 1। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4, ठीक है। हमने लिख दिए सारे एटम। अब प्रोडक्ट साइड में देखेंगे हमारे पास कितने एटम है। जिंक का एटम है तो हमने जिंक का लिख दिया, ये सल्फर का एटम है, सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन का एटम है, हमने ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन का एटम है तो हमने हाइड्रोजन लिख दिया। अब हमको काउंट करना है कि इनके कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो जिंक का एक एटम प्रेजेंट है, सल्फर का भी हमारा एक एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के हमारे 4 एटम प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन के हमारे 2 एटम प्रेजेंट है। तो आप चेक कर लो, जिंक कितना है आपका, 1। हाइड्रोजन आपका 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर आपका 1 है, सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, ऑक्सीजन आपका 4 है। यहां पर तो आपके एटम, रिएक्टेंट के एटम बराबर है ना, रिएक्टेंट के एटम आपके बराबर किस किस से हैं, प्रोडक्ट के एटम के साथ, राइट। रिएक्टेंट के एटम आपके बराबर है प्रोडक्ट के एटम के साथ। नाउ टेल मी, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन और नॉट? यस, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जहां पर इक्वेशन बैलेंस्ड है वहां पर तो कोई मसला है ही नहीं, इक्वेशन पहले से बैलेंस कर रखी है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे। अब हम सीखेंगे कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगी कि हाउ टू बैलेंस्ड इक्वेशन बाय हिडन ट्रायल मेथड और बाय दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ईजी होगा, आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे। सो आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सो विद दिस विल कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।